हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टर्बो स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और आपको जब पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी वस्तु में गति होती कैसे है। ठीक है, क्या कारण होता है जिसके कारण उसमें गति होती है, तो उसका बेसिक कॉज क्या होता है। तो किसी भी वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें मोशन होता है या फिर इसकी वेलोसिटी होती है, उसका मेन कॉज होता है आपका फोर्स यानी कि बल। तो बल ही वह कारक होता है जिसके कारण वह कोई वस्तु गति में आती है। तो बात करेंगे पहले फोर्स की कि बल होता क्या है। तो फोर्स का डिफिनेशन है कि बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल आपका क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसके कारण आप किसी भी वस्तु को मोशन दे देते हैं। अब बात करें मोशन कैसे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है आपका ये। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, आपने इस डायरेक्शन में कोई बल लगाया यानी फोर्स लगाया, तो ये थोड़ा सा खिसक कर इधर आ गया। ठीक है, अब कितनी दूरी खिसका है ये, तो मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस जो है आपने x दूरी इसको यहाँ से खिसका दिया। तो जो ये x दूरी खिसका है वो किसके कारण खिसका है, ये आपके लगाए गए बल के कारण ये इतनी दूरी खिसक गया है। ठीक है, तो फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स किसी भी वस्तु को अगर वो गति में है तो उसे विरामा में कर सकता है, या फिर विराम में है तो उसे गति में कर सकता है, या फिर प्रयास कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो चेंज ही कर दे। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा कंसीडर करिए कि यहाँ पे ब्लॉक की जगह ना होकर आपका कोई दीवार होता। ठीक, तो आपके पास इतना फोर्स थोड़ी ना है कि आप अपने हाथ से ही दीवार को धक्का दे के गिरा दोगे। तो आप क्या करोगे, आप इस कंडीशन में बस एक फोर्स लगा सकते हो, एक प्रयास कर सकते हो। ठीक, तो वही चीज़ है इसमें कि बल ऐसा नहीं है कि किसी भी अवस्था को चेंज ही कर दे, चेंज ना कर पाए लेकिन प्रयास तो करेगा ही करेगा। ठीक, तो इसे बल कहते हैं। तो बल का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को अवस्था को परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अच्छा, तो यहाँ से समझेंगे कि बल के टाइप्स क्या होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बल की बात करें यानी फोर्स की, तो बल बहुत से टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग के हिसाब से देखेंगे तो कितने टाइप्स के होते हैं वो लोग, दो। एक होता है आपका संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, ये होते क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला समझेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, यानी कि संतुलित बल होता क्या है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है या फिर ईंट है, कुछ भी मान लीजिए, इसको इस पे रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब एक फोर्स यहाँ कार्य कर रहा है। ठीक, अगर ये फोर्स इधर से लग रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा खिसका देगा। अब इस डायरेक्शन में खिसकाने के लिए इसे फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, इधर डायरेक्शन में सेम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन से लगा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक्स का मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पे भी आपने 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा दिया। ठीक, अब इस कंडीशन में फोर्स क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ये कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन आपने क्या किया, अब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया तो अब बॉडी क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। लेकिन आपने क्या किया कि अब 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ तो लगा था, आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया। अब इस कंडीशन में बॉडी का कहीं भी खिसकेगी नहीं, एक स्टेबल कंडीशन में रहेगी यानी बैलेंस्ड रहेगी। अब बैलेंस्ड रहेगी तो इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स आपका कैंसिल कर देगा इसके प्रभाव को। ठीक, ये फोर्स कैंसिल कर देगा आपके इसके प्रभाव को। ठीक है, तो चारों तरफ से बैलेंसिंग शून्य हो गई। इसका मतलब ये बल कैसा है, हमारा बैलेंस्ड है यानी संतुलित है। अब बात करेंगे असंतुलित बल की यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि इनका परिणामी बल शून्य नहीं होगा। मतलब आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया ऐसे। ठीक है,
फिर यहाँ पे एक ऐसे लगा दिया, यहाँ पे एक ऐसे लगा दिया, लेकिन आपने किसी भी डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया जो इस बल के, मतलब यहाँ पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, यानी उसको रोक दे, तो आपने यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया। इस कंडीशन में बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि असंतुलित बल है, ठीक है। एक कंडीशन और आता है आपका कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि अभी आपके पास एक ब्लॉक है, आपने इधर से फोर्स लगाया तो मतलब बॉडी इधर मूव करेगी, ठीक है। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लॉक है आपका, आपने इधर से फोर्स लगाया तो बॉडी इधर मूव करेगी, ठीक। इतना तो आपको पता है कि भाई जिस डायरेक्शन से हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव करेगी। अगर इस कंडीशन का कोई फोर्स आ गया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्स तो लगाया इस डायरेक्शन में, कुछ एंगल पे लगाया, ठीक है, थीटा एंगल पे कोई फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में आपकी बॉडी किधर मूव करेगी यह आप नहीं बता सकते, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हो जाएगा वर्टिकल और एक हो जाएगा हॉरिजेंटल। यहाँ से आपका वर्टिकल ये बन जाएगा, यहाँ से आपका हॉरिजेंटल ये बन जाएगा, ठीक। और बीच में जो होगा ये आपका होगा मैग्नीट्यूड, ये बीच में होगा आपका मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे एफ न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एफ साइन थीटा। अगर हॉरिजेंटल में आपका लग रहा है तो आपका होगा एफ कॉस थीटा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, जब कोई फोर्स किसी थीटा एंगल पे काम करे तब इसके लिए ये कंडीशन आपको लगेगा, ठीक। ये आपका रिजल्टेंट होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, ठीक है। अब इस फोर्स से संबंधित न्यूटन ने कुछ अपने लॉज बताए थे, ठीक, कुछ इनके नियम थे। अब इनके नियम क्या कहता है, देखिए इनका पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम में है या समान वेग से गतिमान है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं बताए थे इन्होंने, भाई फोर्स का ही डिफिनीशन लगभग बता दिया था कि भाई कोई वस्तु तब तक गति करती रहेगी या फिर विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है। तो सेम चीज इन्होंने यही बताया था और जड़त्व का नियम भी यही कहता है। तो फर्स्ट लाइन इनका क्या था आपने समझ लिया। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, इनका दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण अल्फा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ ने इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, F जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ma के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे रखते हैं कि अब के आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक। के इक्वल टू 1 मान लिया तो हमारा फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू ma, ठीक। ए आपका है यहाँ पे त्वरण, ठीक। m है आपका मास यानी द्रव्यमान और F आपका है फोर्स यानी कि बल, ठीक है। अब मास की यूनिट क्या होती है, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सीलरेशन यानी त्वरण की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें जो हमारा अभी हमने पढ़ा था ए इक्वल टू बताया था, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन होता है क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी आखिर होती क्या है, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है आपका, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है। वेग क्या होता है आपका, वेग बराबर होता है विस्थापन मतलब दूरी यानी विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन बटा समय आपका हो जाएगा वेग, ठीक है। अब वेग बटा समय आपका बराबर होता है किसके, एक्सीलरेशन के यानी त्वरण के, ठीक है। विस्थापन बटा समय आपका हो जाएगा वेग के बराबर और वेग बटा समय आपका बराबर हो जाएगा एक्सीलरेशन यानी त्वरण के। और त्वरण बटा समय आपका बराबर होता है जर्क के, यानी जर्क मतलब होता है फ्रेंड्स आपका झटका। मतलब जब भी आप कोई बाइक चलाते हो तो आपने देखा होगा, आपने समय के साथ जब भी एक्सीलरेटर लेते हो, ठीक है, जब भी आपने कोई एक्सीलरेटर लिया तो आपको एक झटका सा महसूस होता है। तो उस टाइप मतलब समय के रिस्पेक्ट में आपने जब एक्सीलरेशन को बढ़ाया तो आपको एक जर्क सा फील हुआ, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्क। अब यहाँ पे वेलोसिटी बटा समय मतलब
आपने स्पीड के साथ, समय के साथ स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप किस गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। आप जब भी समय के साथ अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर को लेते हैं बाइक में, ठीक। तो वही चीज़ है आपका एक्सेलरेशन, मतलब होता है आपका वेग बटा समय, और वेग क्या होता है आपका, विस्थापन बटा समय, ठीक है। अब वेग की यूनिट क्या होती है आपका, विस्थापन का आपका यूनिट हो गया मीटर, और समय का यूनिट हो गया आपका सेकेंड, ठीक है, मीटर बटा सेकेंड। और यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो आपका एक्सेलरेशन होगा इसका यूनिट क्या, अभी वेग का यूनिट हम लोग क्या निकाले हैं, वेग का यूनिट निकाला मीटर बटा सेकेंड। यहाँ से समय का क्या हो गया, बटा सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है कि 1 न्यूटन जो फोर्स होता है, ठीक है, 1 न्यूटन जो फोर्स होता है, न्यूटन क्या होता है आपका, फोर्स का यूनिट होता है। तो 1 न्यूटन जो फोर्स होता है वो आपका 10 × 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1 न्यूटन आपका 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। और डाइन क्या है आपका, बल का मात्रक होता है ये सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सीजीएस यानी सेंटीग्राम सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड लॉ क्या होता है। तो थर्ड लॉ ने क्या बताया था कि प्रत्येक क्रिया उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको भी एक फोर्स या झटका सा महसूस होता है। आप जब भी किसी बंदूक को चलाएंगे, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बंदूक है, आपने एक बंदूक को इस डायरेक्शन में गोली छोड़ा, तो आपका बुलेट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन आपको जर्क सा फील होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका एक उदाहरण है कि जर्क सा आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील होगा। आपने देखा होगा जब भी आप पानी में नाव से उतरेंगे, ठीक है, तो नाव पीछे की तरफ हल्का सा भाग जाती है। तो ये भी किसके कारण होता है, आपका थर्ड लॉ के कारण होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग मोमेंटम होता क्या है। तो संवेग बराबर हमारा होता है क्या, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे वेग को हम लोग कहेंगे संवेग। आपने द्रव्यमान समझ लिया क्या होता है, मैंने आपको वेग भी बता दिया क्या होता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल होता है, वो बराबर होता है किसके, संवेग के, ठीक। यहाँ पे संवेग की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम गुणे मीटर बटा सेकेंड, क्योंकि द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है आपकी, किलोग्राम, ठीक है, गुणा वेग की यूनिट होती है मीटर, टोटल कितना हो गया बटा समय, तो किलोग्राम गुणे मीटर बटा सेकेंड। कभी कभी सेकेंड को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम गुणा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये भी यूनिट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध क्या होता है। तो ये अभी हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था कि संवेग परिवर्तन होता क्या है। तो संवेग परिवर्तन मतलब संवेग आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा एम ए। तो ए हमारा क्या होता है, अच्छा एक्सेलरेशन का डिफिनेशन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जो वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, जो वेग में परिवर्तन, डेल मतलब परिवर्तन, तो जो वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ वो हमारा बराबर होता है किसके, त्वरण के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन कब होगा, भाई किसी की वेलोसिटी में चेंजेस कब आएंगे, जब आप देखेंगे कि वो पहले किस चाल से चल रहा था, अब वो किस चाल से चल रहा है, ठीक है। तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा वो कितने स्पीड से अभी चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या किया कि भाई एक इंसान है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, ठीक है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। अभी उसने चाल को चेंज कर दिया, अब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है, वो दौड़ते हुए जा रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पहले देखना है कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस कितने हुए। पहले वो 2 जा रहा था, अब वो जा रहा है 4, तो मतलब 4 में से 2 आप घटा लेंगे, तो आपका आ जाएगा 2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसकी बढ़ गई है। तो इससे आप उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं टाइम के साथ डिवाइड करके, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है इसमें कि आपका अल्फा होगा, सॉरी ए मतलब अल्फा मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, तो बराबर हो जाएगा डेल वी अपॉन टी। अच्छा, ये डेल्टा आपका बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे कि हम वो पहले किस चाल से जा रहा था, मान लीजिए वो पहले वो वी चाल से जा रहा था, अब वो किस से जा रहा है, वो यू से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टी से। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब अब वो किस चाल से जा रहा है, ठीक है। u आपका क्या है, वो किस चाल से पहले जा रहा था, तो प्रारंभिक चाल आपका u और अंतिम चाल आपका हो जाएगा v।
तो यहाँ से इसका डेरिवेशन इसमें जो लिया है, यहाँ पे देख लीजिए कि अल्फा बराबर आपका क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। अब हमें फॉर्मूला पता है, f इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है। तो f, अच्छा m तो आपका है ही, ठीक है। और अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, इसको इसमें पुटअप कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा f इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ये आपका हो गया संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, बल। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि संवेग परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाएगी, बल। और याद रखना है, वेग परिवर्तन की दर आपका त्वरण होता है, उसको गलत मत करना। संवेग परिवर्तन की दर आपका बराबर होगा बल के, और वेग परिवर्तन की दर आपका बराबर होगा त्वरण के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बल का आवेग, यानी आवेग क्या होता है। तो आपको आवेग का मतलब होता है कि बल गुणा समय, इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स मतलब आवेग बराबर होता है हमारा बल गुणा समय, यानी टी, ठीक है, बल गुणा समय। तो यहाँ पे एफ अभी हमने देखा था, संवेग परिवर्तन है आपका, बराबर होता है उसके। तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ का इसका टी, तो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्व टू एम वी माइनस एम यू। अच्छा, यहाँ से एम कॉमन ले लोगे आप लोग, तो आई इक्व टू हो जाएगा एम वी माइनस यू, ठीक। ये चीज़ें फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है कि पहला कि एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसका त्वरण आपको दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता हो गया त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। इसे हम लोग किसे डिनोट कर रहे थे, ए यानी अल्फा, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे दिया है कि उसका जो मोटरसाइकिल का त्वरण है, ठीक है, वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो दिया हुआ है इसका त्वरण। कह रहा है यदि एक ऐसी खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण क्या होगा। तो ये बेसिक माइंड का ही क्वेश्चन है, लॉजिक का ही क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है, अब उसी के वेट के समान की कोई वस्तु आप बांध दोगे तो सिंपल सी बात है, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। आपने सेम साइज की वस्तु उसके पीछे बांध दी है, अभी वो 8 चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब आधा आपने और बांध दिया तो दुगना उसके पास भार हो गया, तो सेम रेशियो में भार को कम कर देगा। और ठीक है, तो आपका जो त्वरण होगा वो 8 मीटर से घट जाएगा, मतलब उसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के चाल से वो चलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का, सॉरी, इस पे लिखा है किसी पिंड पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो बल का आवेग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। तो बल का दिया है आपको कितना, 100 न्यूटन, ठीक है। आपको जो समय दिया है वो दिया है 0.4 सेकेंड, आपको समय दिया है। तो आवेग पूछा है, तो आवेग बराबर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बल गुणा समय, ठीक है, बल गुणा समय। बल आपका दिया है 100 न्यूटन, ठीक है, आपका समय दिया है 0.4। तो यहाँ से आप लोग पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400.0, मतलब 40 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन इंटू सेकेंड, 40 न्यूटन इंटू सेकेंड, मतलब जो आपका आवेग है, फोर्स का मतलब मात्रक हो गया न्यूटन, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो 40 न्यूटन गुणा सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल का नोटिफिकेशन बेल आपने नहीं दबाया है तो उसको दबा के रखिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे तो आपको उससे नोटिफिकेशन तुरंत रिसीव हो जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।